नमस्कार। नेपाली सेना ने अपना एक अहम फैसला सुना दिया। दूसरा, आपको आज नेपाली सेना के बारे में वो चीज़ बताएंगे जो आप नहीं जानते, यानी नेपाली सेना की सबसे बढ़िया बात आपको बताएंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है ये थोड़ा देर में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि नेपाल में ये चल रहा था कि नेपाली सेना राजा का साथ देगी या नहीं देगी। कुछ विश्लेषक कह रहे थे कि नेपाली सेना राजा का साथ देगी और सबके दिमाग में ये चीज घूम रही थी कि सेना किसके साथ में है, राजा के साथ में या लोकतंत्र शासन प्रणाली के साथ में, यानी ओली, प्रचंड, देउबा इनके साथ में। तो नेपाली सेना की तरफ से बयान आ चुका है और वो कुछ इस प्रकार है कि नेपाल की जो सेना है वो देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए है। दूसरा, देश में कोई आपातकाल आ गया उसके लिए, देश में कोई प्राकृतिक घटना घट गई उसके लिए है। नेपाली सेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये नेपाली सेना किसी भी नेता की जागीर नहीं है या किसी भी आदमी के पीछे नहीं चलेगी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रचंड हो, ओली हो, देउबा हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। यानी सेना ने क्लियर कर दिया, न वो किसी पार्टी के कहने पर चलेगी, न वो राजा के कहने पर चलेगी, वो चलेगी केवल संविधान से, क्योंकि ये नेपाल की सेना है। हालांकि इस सेना को शाह वंश ने ही बनाया था, पृथ्वीनारायण शाह ने। ये साउथ एशिया की पुरानी सेनाओं में आती है नेपाल की सेना। तो पृथ्वीनारायण शाह ने वो सेना व्यक्तिगत अपने लिए नहीं बनाई थी। पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाली सेना जो बनाई वो नेपाल देश के लिए बनाई। तो आज भी नेपाली सेना नेपाल के लिए ही काम कर रही है, न वो किसी नेता के लिए काम करती है, न वो किसी व्यक्ति विशेष यानी राजा के लिए काम करती है। तो सेना की तरफ से साफ क्लियर है कि वो नेपाल में जो संविधान लागू हुआ है, संविधान में सेना के लिए जो जो चीजें हैं उन्हीं चीजों पर चलेगी। यानी नेपाली सेना नेपाल में लोकतंत्र शासन प्रणाली की रक्षा करेगी। यानी इससे क्लियर हो गया कि नेपाली सेना राजा का साथ नहीं देगी और न ही किसी नेता का साथ देगी। जो संविधान लागू हुआ है नेपाल में उसी के अनुसार चलेगी। इससे राजावादी लोग काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि पहले राजावादी लोगों को लग रहा था कि नेपाली सेना राजा का समर्थन करेगी, हो सकता है राजा का साथ दे, लेकिन साफ क्लियर हो गया सेना जो है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ही साथ देगी, उसी को बचाएगी। अब बात करते हैं नेपाली सेना की सबसे अच्छी बात। देखिए, नेपाली सेना काफ़ी पुरानी सेना है, लेकिन इसने कभी भी तख्तापलट नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि जितना घमासान कुर्सी के लिए नेपाल में मचा, उतना अगर किसी दूसरे देश में मचता तो वहाँ पर सेना सत्ता को कब्जा कर लेती, लेकिन नेपाली सेना ने ऐसा कभी नहीं किया। यानी नेपाल जो देश आज तक सुरक्षित बना हुआ है वो नेपाली सेना की वजह से ही बना हुआ है। कुर्सी के लिए लड़ाई तो आपने देख ही ली होगी। पहले राजा थे, राजा के बाद पार्टियों का शासन आया, पार्टियां आपस में ही लड़ने लग गई, लेकिन सेना कभी भी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हुई। ये नेपाली सेना की सबसे अच्छी बात है कि नेपाली सेना ने कभी तख्तापलट नहीं किया। अगर नेपाली सेना भी कुर्सी के लिए लड़ जाती तो म्यांमार जैसी कंडीशन आ जाती नेपाल में, यानी गृह युद्ध भी हो जाता और नेपाल की सत्ता को सेना कब्जा कर लेती। देखिए, छोटे देशों में ऐसा बहुत जल्दी होता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने चाहा कि नेपाली सेना सत्ता को कब्जा कर ले, लेकिन नेपाली सेना ने ऐसा कभी नहीं किया। ये नेपाली सेना की सबसे अच्छी बात है और नेपालियों को भी चाहिए कि उन्हें सेना को राजनीति में इन्वॉल्व नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सेना यदि राजनीति में आ गई तो सोच लीजिए किसी भी दिन तख्तापलट हो सकता है। और एक बार तख्तापलट हो गया तो 5-10 साल फिर गृह युद्ध चलेगा। तो आप अपनी सेना की विशेषता समझ गए होंगे। तख्तापलट का डर एक बार भारत में भी था, अब जानिए कि भारत में भी सेना कब्जा कर सकती थी, ऐसा अनुमान था। बताता हूं आपको, भारत की सेना 1947 में थी 25 लाख। भारत आज़ाद हो गया, जवाहरलाल नेहरू को डर लग गया, क्योंकि पाकिस्तान में तख्तापलट हो चुका था, तो जवाहरलाल नेहरू को डर लगा कि भारत में भी तख्तापलट हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को सीधे घटा के 5 लाख कर दिया।
उस समय जवाहरलाल नेहरू को चीन की टेंशन नहीं थी। टेंशन किसकी थी कि कहीं भारतीय सेना सत्ता को कब्जा ना कर ले। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना घटा दी। उधर चीन का हमला हो गया तो भी जवाहरलाल नेहरू सेना को पावर नहीं दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को ये मंजूर था कि हम चीन से हार जाएं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जमीन चीन कब्जा कर ले तो कर ले, लेकिन भारत में तख्ता पलट नहीं होना चाहिए। इसलिए 1962 युद्ध में जवाहरलाल नेहरू ने सेना को पावर नहीं दिया। यहां तक कि भारत के पास उस समय अच्छे खासे फाइटर प्लेन हुआ करते थे, क्योंकि भारत में एयरफोर्स 1932 में ही बन गई थी ब्रिटिश इंडिया के समय में, और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय एयरफोर्स ने काफी काम किया, जिसे ब्रिटिश भारत एयरफोर्स कहते थे। तो भी 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने फाइटर प्लेनों को चीन पर अटैक करने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो सेना को पावर नहीं देना चाहते थे। उनको लग गया था कि सेना को यदि पावर देते हैं तो तख्तापलट हो जाएगा, और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी। अगर 1962 वार में जब चाइना से वार हुई थी, उस समय यदि जवाहरलाल नेहरू सेना को ताकत दे दिए होते, पावर दे दिए होते, तो फाइनल था तख्ता भी पलट हो जाता। जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल देते सेना अध्यक्ष जो हैं। तो तख्ता पलट का डर भारत में भी था एक समय, लेकिन धीरे धीरे करके भारत ने सेना को राजनीति से पूरी तरीके से अलग कर दिया। इसलिए भारत में कभी भी तख्ता पलट नहीं हो सकता। अब नेपाल का भी लगभग ऐसा ही है, नेपाल में भी तख्ता पलट नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय नेपाल में एक मजबूत संविधान है। अगर ये संविधान टूटा तो सेना भी कब्जा कर सकती है सत्ता को, दिमाग में रख लीजिए, और तब म्यांमार जैसी स्थिति आएगी। अब नेपाल में राजा आए चाहे पार्टियां शासन करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि नेपाल का जो संविधान लागू हुआ 2015 को, वो बरकरार रहना चाहिए। उस पर छेड़खानी हुई तो सोच लीजिए नेपाल के हाल बहुत खराब हो जाएंगे। सेना भी पूरे जोश में आ जाएगी और सेना भी कुछ भी कर सकती है। हालांकि अब तक सेना का रिकॉर्ड, नेपाली सेना का रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है कि उसने तख्ता पलट नहीं किया। हो सकता है आप लोग राजा के समर्थक हों और मैं स्वयं राजा का समर्थक हूं, लेकिन हमारा काम है आपको सही बात बताना कि नेपाल में यदि संविधान से छेड़खानी हुई और ऐसे ही राजावादियों का प्रोटेस्ट चलता रहा तो सेना मैदान में उतर जाएगी और उसके बाद गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए। बाकी मैं स्वयं राजा का समर्थक हूं, लेकिन मेरे और आपके समर्थन करने से कुछ नहीं होता। मेरे समर्थन करने से कुछ नहीं होता, आपके समर्थन करने से बहुत कुछ होता, क्योंकि आपके पास नेपाली नागरिकता है।